नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। ये हमारी भारतीय इतिहास श्रृंखला की 54वीं कड़ी है और आज हम कर्नाटक के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं दिलचस्प अध्याय पर नजर डालने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कदंब राजवंश की। एक ऐसा राजवंश जिसने न केवल अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि कन्नड़ भाषा और संस्कृति पर भी एक अमिट छाप छोड़ी है। हमारे पास स्रोत के तौर पर कदंब राजवंश, कर्नाटक का गौरवशाली इतिहास से जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं। हमारा मकसद है कि सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे श्रोताओं के लिए इस राजवंश से जुड़े सभी जरूरी तथ्यों को इस तरह से पेश किया जाए कि उन्हें समझना और नोट्स बनाना आसान हो। हम खास तौर पर उन बिंदुओं पर ध्यान देंगे जो अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्नों मतलब MCQs में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए कदंब राजवंश की इस यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले ये कदंब थे कौन और इनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? जी, कदंब राजवंश प्राचीन कर्नाटक का एक अहम शाही परिवार था। इनका मुख्य शासनकाल मोटे तौर पर आप कह सकती हैं 345 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी बनवासी से, बनवासी, हाँ। जो आज के उत्तर कन्नड़ जिले में है, वहां से उत्तरी कर्नाटक और कोंकण के इलाकों पर राज किया। कोंकण क्षेत्र भी, ठीक है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या मानी जाती है? देखिए, वैसे तो इनके कई योगदान हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहले ऐसे स्थानीय या कहिए स्वदेशी राजवंश थे जिन्होंने प्रशासन के स्तर पर कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल शुरू किया। अच्छा। जी हाँ, ये उस दौर में एक बहुत बड़ी बात थी और इसने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को एक नई दिशा दी। तो याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हुई? राजवंश कदम, शासनकाल लगभग 345 से 540 ईस्वी, राजधानी बनवासी और सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन में कन्नड़ का उपयोग करने वाले पहले शासक। ये सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। मुझे याद है NCERT की कक्षा 7 की इतिहास की किताब में भी इनका जिक्र आता है। अध्याय 2 में मयूर शर्मन का उदाहरण दिया गया है कि कैसे ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने पारंपरिक काम छोड़कर हथियार उठाए और अपना राज्य स्थापित किया। ये उस समय की सामाजिक गतिशीलता का भी एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उस दौर में योग्यता और परिस्थितियों के हिसाब से भूमिकाएं बदल सकती थीं। जरूरी नहीं कि आप जिस वर्ण में जन्मे हैं वही काम करें। तो अब जरा विस्तार से बताइए, इस राजवंश की नींव किसने और कैसे रखी? ये हमेशा एक महत्वपूर्ण सवाल होता है किसी भी राजवंश के बारे में। हाँ, तो कदंब राजवंश के संस्थापक थे मयूर शर्मा। इनका समय लगभग 345 से 365 ईस्वी के बीच माना जाता है। वो मूल रूप से तालगुंड के रहने वाले एक विद्वान ब्राह्मण थे। ये जगह आज कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। वेदों की उच्च शिक्षा के लिए वो कांची गए थे, जो उस समय दक्षिण भारत में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। और हाँ, पल्लवों की राजधानी भी। लेकिन कांची में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। जी, कहानी कुछ यूं है कि कांची में किसी पल्लव अधिकारी या शायद सैनिक द्वारा उनका अपमान किया गया। अब इस अपमान से वो इतने आहत हुए कि मयूर शर्मा ने एक ब्राह्मण विद्वान का जीवन त्याग दिया और शस्त्र उठा लिए। उन्होंने क्या किया कि स्थानीय जनजातियों को इकट्ठा किया, पल्लवों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और श्रीशैलम के पास के जंगलों में अपनी ताकत बढ़ाई। एक विद्वान का योद्धा बन जाना, ये तो काफी नाटकीय मोड़ है। फिर क्या हुआ? उन्होंने न केवल पल्लवों की सेनाओं को हराया, बल्कि आसपास के छोटे शासकों जैसे त्रिकूट, अभीर, सिंधरक वगैरह उनको भी अपने अधीन कर लिया और अपनी स्वतंत्रता स्थापित की। और कहते हैं उनके परिवार का नाम उनके घर के पास लगे एक कदम के पेड़ की वजह से कदम पड़ा। अच्छा, ये कारण था नाम का। जी, अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद उन्होंने अपनी राजशाही शक्ति और प्रतिष्ठा दर्शाने के लिए 18 अश्वमेध यज्ञ किए। सोचिए, 18 अश्वमेध यज्ञ। हाँ, और ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में गांव दान में दिए। और वो वर्मा उपनाम वाली बात क्या है? ये भी अक्सर पूछा जाता है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, शिलालेखों में उन्हें वेदों का महान ज्ञाता बताते हुए वेदांग वैद्य शारदा की उपाधि दी गई है। लेकिन राजा बनने के बाद उन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति को क्षत्रिय योद्धा वर्ग के समकक्ष दिखाने के लिए अपना ब्राह्मण उपनाम शर्मा बदलकर वर्मा कर लिया। ये उस समय वर्ण व्यवस्था के लचीलेपन या कहिए सामाजिक गतिशीलता का एक और संकेत है। तो परीक्षा के लिए क्या याद रखना है? संस्थापक मयूर शर्मा, मूल स्थान तालगुंड, शिमोगा, विद्रोह का कारण पल्लवों द्वारा अपमान,
महत्वपूर्ण कार्य 18 अश्वमेध यज्ञ, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, उपनाम परिवर्तन, शर्मा से वर्मा क्षत्रिय स्थिति के लिए, और उपाधि वेदांग वैद्य शारदा। ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, मयूर शर्मा ने तो नींव डाल दी। अच्छा, तो उनके बाद कौन से ऐसे शासक हुए जिन्होंने कदम शक्ति को और मजबूत किया, या उनके समय में कोई खास घटना घटी? हाँ, तो मयूर शर्मा के बाद कई राजा हुए, लेकिन हम कुछ प्रमुख शासकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्होंने राजवंश पर अपनी छाप छोड़ी। मयूर शर्मा के बेटे थे कंग वर्मा, समय लगभग 365 से 390 ईस्वी। इन्होंने वाकाटकों से लोहा लिया, लेकिन शायद उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। फिर उनके बेटे भगीरथ आए, लगभग 390 से 415 ईस्वी। इन्होंने स्थिति संभाली और राज्य को सुदृढ़ किया। तालगुन शिलालेख में तो इन्हें कदम्ब भूमि का एकमात्र स्वामी कहा गया है, जो उनके बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। अच्छा, एकमात्र स्वामी। जी। भगीरथ के बाद रघु का शासन छोटा रहा, लगभग 415 से 435 ईस्वी, और वो पल्लवों से लड़ते हुए मारे गए। इसके बाद तो शायद कदम्बों का स्वर्णिम काल शुरू होता है ना, काकुस्थ वर्मा के समय का। बिल्कुल सही। रघु के भाई काकुस्थ वर्मा, जिनका समय लगभग 435 से 455 ईस्वी था, उन्हें कदम वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक माना जाता है। उनके समय में कदम्ब राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, और उनकी सफलता का राज सिर्फ सैन्य ताकत नहीं थी, बल्कि उनकी कूटनीति भी थी। जबरदस्त कूटनीति। कूटनीति किस तरह की कूटनीति? उन्होंने उस समय के बड़े राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपनी एक बेटी का विवाह संभवतः गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के बेटे से किया, और दूसरी बेटी अजित भट्टारिका का विवाह शक्तिशाली वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन से किया। गुप्तों और वाकाटकों से? हाँ, सोचिए, उत्तर और मध्य भारत की दो बड़ी शक्तियों से रिश्तेदारी। इसके अलावा उन्होंने अपने पड़ोसी गंग और आलुप राजाओं से भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। इन्हीं वजहों से शिलालेखों में उन्हें कदम्ब कुल का आभूषण कहा गया है। कदम्ब कुल का आभूषण, ये उपाधि भी याद रखने लायक है। और गुप्तों और वाकाटकों से वैवाहिक संबंध, ये तो वाकई बड़ी उपलब्धि थी। और क्या खास था उनके शासनकाल में? कुछ स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि महान संस्कृत कवि कालिदास शायद उनके दरबार में आए थे। कालिदास? हाँ, हालांकि ये बात पूरी तरह से सिद्ध नहीं है, पर ये उनकी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को जरूर दर्शाता है। काकुस्थ वर्मा का शासनकाल सचमुच कदम्बों के लिए शिखर का समय था, और उनके ये कूटनीतिक गठबंधन परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। काकुस्थ वर्मा के बाद क्या हुआ? क्या ये शक्ति और स्थिरता बनी रही? काकुस्थ वर्मा के बाद थोड़ी कह सकते हैं अस्थिरता आई। उनके एक बेटे शांति वर्मा लगभग 455-460 ईस्वी ने कुछ समय शासन किया और जैन धर्म को बढ़ावा दिया, लेकिन शायद पारिवारिक मतभेद या पल्लवों के दबाव के कारण राज्य का विभाजन हो गया। काकुस्थ वर्मा के दूसरे बेटे थे कृष्ण वर्मा प्रथम। उन्होंने दक्षिणी हिस्से पर त्रिपर्वत से शासन करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन पल्लवों से हार गए। तो राज्य दो हिस्सों में बढ़ गया। हाँ, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है। मुख्य बनवासी शाखा में शांति वर्मा के बेटे मृगेश वर्मा लगभग 475 से 490 ईस्वी एक योग्य शासक साबित हुए। उन्होंने गंगों और पल्लवों को हराया। वो खुद भी विद्वान थे, युद्ध कला में निपुण थे, और उन्होंने जैन मंदिरों को काफी दान दिया। जैन धर्म के संरक्षक के तौर पर? बिल्कुल, जैन धर्म के संरक्षक के तौर पर मृगेश वर्मा का नाम याद रखना चाहिए। और फिर रवि वर्मा का नाम भी काफी महत्वपूर्ण लगता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। मृगेश वर्मा के बाद उनके शायद भाई थे रवि वर्मा। इनका समय है लगभग 485 से 519 ईस्वी। इन्होंने कदम शक्ति को फिर से एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने न केवल राज्य को फिर से एकजुट किया, बल्कि उत्तर में नर्मदा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नर्मदा तक? जी हाँ। उन्होंने वाकाटकों को हराया और पल्लव सेनापति चंद्रदंड को युद्ध में मार गिराया। उन्होंने करीब 34 साल तक सफलतापूर्वक शासन किया। ये लंबा शासनकाल था, और उनकी एक और खास बात थी धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने बौद्ध संघ को भी दान दिया था। अच्छा, बौद्ध धर्म को भी? हाँ, तो रवि वर्मा का सैन्य विस्तार नर्मदा तक, पल्लव चंद्रदंड का वध और धार्मिक सहिष्णुता, बौद्ध संघ को दान, ये तीनों ही बिंदु महत्वपूर्ण हैं। तो रवि वर्मा के बाद क्या कदम शक्ति बनी रही या फिर पतन शुरू हो गया? रवि वर्मा के बाद हरिवर्मा लगभग 519 से 530 ईस्वी का शासन अपेक्षाकृत शांत रहा,
लेकिन उनकी हत्या ऐसा माना जाता है कि कृष्णवर्मा द्वितीय ने कर दी, जो त्रिपर्वत शाखा के थे। कृष्णवर्मा द्वितीय लगभग 530 से 540 ईस्वी ने दोनों शाखाओं को मिलाने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक एक नई शक्ति का उदय हो चुका था, बादामी के चालुक्य। चालुक्य आ गए। जी, चालुक्य राजा पुलकेशन प्रथम ने कदंबों को हरा दिया और कदंब राज्य उनकी अधीनता में आ गया। मतलब वे उनके सामंत बन गए। मतलब मुख्य कदम्ब राजवंश का अंत चालुक्यों के हाथों हुआ लगभग 540 ईस्वी में। हाँ, मुख्य शाही वंश का शासन वहीं समाप्त हो गया। लेकिन जैसा मैंने कहा, कदम पूरी तरह खत्म नहीं हुए। उनकी कई छोटी शाखाएं जैसे गोवा, हंगल, हलासी आदि जगहों पर बाद की शताब्दियों में भी शासन करती रहीं। हालांकि वे चालुक्यों या राष्ट्रकूटों जैसे बड़े साम्राज्यों के अधीन यानी सामंत के रूप में ही रहीं। सामंत मतलब एक तरह से उनके अधीन शासक। बिल्कुल, जैसे शस्त्रदेव ने 960 ईस्वी में गोवा कदम शाखा की स्थापना की थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो शासकों में कौन सबसे अहम रहे परीक्षा के लिए? काकुस्थव वर्मा सबसे शक्तिशाली वैवाहिक संबंध, मृगेश वर्मा जैन संरक्षक, रवि वर्मा विस्तार सहिष्णुता और कृष्ण वर्मा द्वितीय चालुक्यों से हार, और हाँ, षष्ठदेव गोवा शाखा। चलिए अब जरा कदम्बों के समग्र योगदान और उनके प्रशासन पर बात करते हैं। कन्नड़ भाषा के अलावा उनका और क्या महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? कन्नड़ भाषा को प्रशासनिक दर्जा देना तो उनका सबसे स्थायी योगदान था ही, जिसने कन्नड़ साहित्य और पहचान की नींव रखी। इसके अलावा उन्होंने एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा भी विकसित किया। उन्होंने एक तरह की सामंती व्यवस्था अपनाई, जिसमें ब्राह्मणों और राज के वफादार अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले में भूमि अनुदान दिए जाते थे। इन्हें अग्रहार कहते थे। प्रशासन की संरचना कैसी थी? इतने बड़े इलाके को कैसे संभालते थे वो? इकाइयां क्या थीं? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए कई इकाइयों में बांटा गया था। सबसे ऊपर होता था मंडल यानी प्रांत, मंडल के नीचे विषय यानी जिले, फिर महाग्राम जिसे आप तालुका जैसा समझ सकते हैं, उसके नीचे दशग्राम मतलब 10 गांवों का समूह, और सबसे छोटी इकाई ग्राम यानी गांव। और गांव का मुखिया? गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। ये प्रशासनिक इकाइयां मंडल, विषय, महाग्राम, दशग्राम, ग्राम और प्रमुख ग्रामिक, इनका क्रम और नाम परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और समाज कैसा था उस समय? समाज में वैदिक परंपराओं का पालन होता था और ब्राह्मणों का काफी प्रभाव था, जैसा कि भूमि अनुदानों से पता चलता है। कृषि करने वाला प्रमुख वर्ग गौंड कहलाता था, जिन्हें आज के गौड़ा समुदाय का पूर्वज माना जाता है। वे मिश्रित खेती यानी अनाज उगाने के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। तो प्रशासन में कन्नड़ का प्रयोग, सामंती व्यवस्था और ये मंडल, विषय जैसी इकाइयां, ये जरूर ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अब उनकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। अर्थव्यवस्था का आधार तो कृषि ही था, जैसा कि उस युग में आम था। उन्होंने सिंचाई पर ध्यान दिया, तालाब बनवाएं, नहरें खुदवाईं, जिससे खेती की पैदावार बढ़ी। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जो आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा होता था। इसे भाग कहते थे, 16 भाग। छठा हिस्सा। और क्या कोई और खास करते? हाँ, कुछ और करों के नाम मिलते हैं शिलालेखों में जो याद रखने लायक है, जैसे पेरजुंका, ये शायद माल ढुलाई या बोझ पर कर था। फिर था वद्रावौल, ये संभवतः शाही परिवार के रखरखाव या सामाजिक सुरक्षा जैसा कोई कर रहा होगा। और एक था बिलकोडा, जो शायद बिक्री कर, सेल्स टैक्स था। पेरजुंका, वद्रावुल, बिलकोडा, ये नाम थोड़े अलग हैं, याद रखने होंगे। जी, और एक दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ ब्राह्मणों या अधिकारियों को ही नहीं, बल्कि बहादुरी दिखाने वाले सैनिकों या लोगों को भी भूमि अनुदान दिया जाता था। अच्छा? जैसे अगर किसी ने पशुधन चोरों से गांव की रक्षा की हो तो उसे इनाम में जमीन मिलती थी। इसे वीरगल परंपरा से भी जोड़कर देखा जाता है। समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? क्या उनकी कोई भूमिका थी शासन में? अनुदान भी जारी किए थे। एक महिला शासक रीजेंट के तौर पर यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि कम से कम राज परिवार में महिलाओं की भूमिका सिर्फ घरेलू नहीं थी। और व्यापार क्या सिर्फ खेती पर ही निर्भर थे? नहीं, ऐसा नहीं है। कदंबों का पश्चिमी तट पर नियंत्रण था और बनवासी जैसे शहर व्यापार के केंद्र थे। उनके बंदरगाहों से चीन, अरब और यहाँ तक कि रोमन साम्राज्य तक के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार होता था। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी था? जी हाँ, इस व्यापार ने भी राज्य को अमीर बनाने में मदद की।
तो अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदु कृषि, सिंचाई, कर, 16 भाग, पेरजुंका, वद्दरावुल, बिल्कोडा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब बात करते हैं धर्म, कला और संस्कृति की। कदम शासक किस धर्म को मानते थे? क्या वे सहिष्णु थे? कदम शासक मुख्य रूप से वैदिक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उनके शिलालेखों में भगवान शिव और विष्णु की स्तुति मिलती है। वनवासी का प्रसिद्ध मधुकेश्वर मंदिर, जो शिव को समर्पित है, उनका कुल देवता स्थल माना जाता है। मधुकेश्वर मंदिर, वनवासी। जी, वे युद्ध के देवता कार्तिकेय के भी उपासक थे। और जैसा हमने देखा, मयूर शर्मा और कृष्ण वर्मा प्रथम जैसे राजाओं ने अश्वमेध जैसे बड़े वैदिक यज्ञ भी किए। लेकिन क्या वे दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु थे? ये एक अहम सवाल होता है अक्सर। हाँ, और ये उनकी एक बड़ी विशेषता थी। वे बहुत सहिष्णु थे। उन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्मों को भी सक्रिय रूप से संरक्षण दिया। जैन धर्म तो उनके राज्य में काफी फला फूला। बनवासी, बेलगाम, मंगलौर, गोवा जैसी जगहों पर कई जैन बस्तियां, मतलब मंदिर और मठ बनवाए गए। राजा मृगेशवर्मा और शांतिवर्मन तो जैन धर्म के बड़े संरक्षक माने जाते हैं। उन्होंने निर्ग्रंथा, यापनीय, कूर्चक जैसे जैन संप्रदायों को दान दिया था। तो जैन धर्म का काफी प्रभाव था। और बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म को भी उनका समर्थन मिला। कुडल्लूर और सिरसी जैसी जगहों पर बौद्ध विहारों को जमीन दान देने के सबूत मिले हैं। और जैसा हमने पहले बात की थी, राजा रवि वर्मा ने बौद्ध संघ को भी दान दिया था। हाँ, रवि वर्मा। तो कुल मिलाकर वे धार्मिक रूप से काफी उदार थे। हिंदू धर्म मुख्य था, पर जैन और बौद्ध धर्म का भी सम्मान और संरक्षण था। उनकी ये धार्मिक सहिष्णुता एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये तो हुई धर्म की बात। उनकी कला, खासकर वास्तुकला की क्या खास पहचान थी? क्या कोई खास स्टाइल था? इसकी सबसे बड़ी पहचान है मंदिरों के शिखर, यानी विमान या टावर। ये शिखर पिरामिड के आकार के होते हैं और बिना किसी खास सजावट के सीढ़ीनुमा तरीके से ऊपर की ओर छोटे होते जाते हैं। अच्छा, सीढ़ीदार पिरामिड जैसा। हाँ, बिल्कुल। इसे कदम्ब शिखर कहते हैं। ये शैली बाद में आने वाले चालुक्य और होयसल राजवंशों की वास्तुकला के लिए भी एक तरह से आधार बनी, प्रेरणा बनी। उनके मंदिर अक्सर त्रिकुट यानी 3 गर्भगृह वाले या एक कुट यानी 1 गर्भगृह वाले होते थे। इस शैली के कुछ खास उदाहरण बता सकते हैं आप? जरूर। बनवासी का मधुकेश्वर मंदिर इसका अच्छा उदाहरण है। गोवा की अर्वेलियम गुफाएं, जो शिव को समर्पित है, उनके गुफा वास्तुकला का प्रमाण है। गोकर्ण का महाबलेश्वर मंदिर परिसर भी महत्वपूर्ण है, हालांकि उसमें बाद के बदलाव भी हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने साहित्य को भी बढ़ावा दिया, कन्नड़ और संस्कृत दोनों को। राजा काकुस्थवर्मा को कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता माना जाता है। तो मुख्य बातें हैं हिंदू धर्म के साथ जैन बौद्ध संरक्षण, मधुकेश्वर मंदिर और वास्तुकला में कदम शिखर। जी हाँ, ये उनकी खास पहचान है। कौन से पुरातात्विक स्थल, शिलालेख और सिक्के हैं जो कदम्बों को समझने के लिए सबसे जरूरी हैं? परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? हाँ, ये भी सीधे सवाल बनते हैं। जी। देखिए, स्थल सबसे पहले तो उनकी राजधानी बनवासी, मधुकेश्वर मंदिर है, कई शिलालेख हैं। फिर तालगुंड, जहाँ काकुस्थवर्मा का प्रसिद्ध स्तंभ शिलालेख मिला है, जिसमें राजवंश की उत्पत्ति का विवरण है। तालगुंड स्तंभ लेख। जी। हलासी भी महत्वपूर्ण है, जहाँ मृधेश्वर्मा के ताम्रपत्र मिले हैं। और हाँ, हलमिडी को नहीं भूलना चाहिए। हलमिडी क्यों खास है? क्योंकि यहाँ कन्नड़ भाषा का अब तक का सबसे पुराना शिलालेख मिला है, लगभग 450 ईस्वी का। ये कन्नड़ भाषा के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पुराना कन्नड़ शिलालेख हलमिडी, ये तो पक्का याद रखना है। बिल्कुल। इसके अलावा गोवा की अर्वलेम गुफाएं, बेलगाम, मंगलोर, गोवा में जैन बस्तियां, ये सब महत्वपूर्ण स्थल हैं। शिलालेख, जैसा मैंने कहा, तालगुंड स्तंभलेख उत्पत्ति, हलमडी शिलालेख सबसे पुराना कन्नड़ 450 ईस्वी, हलासी ताम्रपत्र मृगेश वर्मा की विजय। बनवासी से भी कई शिलालेख मिले हैं जिनमें अनुदानों का जिक्र है। सिक्के, कदम्बों ने सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें वराह कहा जाता था। वराह? जी, वराह। इन पर कमल, शेर, शंख जैसे चिन्ह बने होते थे और कन्नड़ या संस्कृत में राजा का नाम या उपाधि लिखी होती थी। ये सिक्के उनकी संप्रभुता और आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। तो स्थल महत्व क्या हुआ? बनवासी, राजधानी, हलमिडी सबसे पुराना कन्नड़ शिलालेख, तालगुंड स्तंभ शिलालेख, अर्वेलेम गुफा मंदिर और सिक्के, वराह, सोना। एकदम सही। ये फैक्ट सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं।
अब बात करते हैं उनके युद्धों और संधियों की। कदम्बों के मुख्य दुश्मन और दोस्त कौन थे? किसके साथ लड़े, किसके साथ संधि की? देखिए, एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ा। शत्रु, उनके सबसे पुराने और स्थायी दुश्मन तो पल्लव थे। मयूर शर्मा ने विद्रोह ही उनसे किया था और बाद में भी युद्ध होते रहे। मध्य भारत के वाकाटकों से भी उनके संबंध कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी वाले रहे। कंग वर्मा लड़े, हारे भी, रवि वर्मा ने हराया। काकुस्थ वर्मा ने बेटी ब्याही, तो मिले जुले रिश्ते थे। दक्षिण में गंग राजवंश से भी उनका संघर्ष चला। मृगेश वर्मा ने उन्हें हराया था और अंत में, जैसा हमने देखा, बादामी के चालुक्यों ने उन्हें हरा दिया और अपना सामंत बना लिया। चालुक्य उनके अंतिम विजेता थे। कभी कभी परिवार के अंदर भी सत्ता के लिए संघर्ष हुए, जैसे बनवासी और त्रिपर्वत शाखा के बीच। और मित्र और गठबंधन? हाँ, वे सिर्फ लड़े ही नहीं। काकुस्थ वर्मा ने कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए उत्तर भारत के गुप्तों और मध्य भारत के वाकाटकों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया था। जी। और पड़ोसियों जैसे गंगों और आलूपों के साथ राजनीतिक गठबंधन भी किए जब जरूरत पड़ी। तो मुख्य शत्रु पल्लव, वाकाटक, कभी-कभी गंग और अंततः चालुक्य। मुख्य गठबंधन गुप्त, वाकाटक, वैवाहिक, गंग, आलूप, राजनीतिक। बिल्कुल, ये संक्षिप्त सार है उनके बाहरी संबंधों का। हमने काफी विस्तार से चर्चा की। क्या हम एक बार फिर से उन मुख्य व्यक्तियों को संक्षेप में याद कर सकते हैं जिनके नाम और काम परीक्षा के लिए सबसे जरूरी हैं? एक क्विक रिकैप। बिल्कुल, चलिए दोहरा लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। मयूर शर्मा संस्थापक, ब्राह्मण विद्वान से योद्धा राजा बने, पल्लवों से विद्रोह, 18 अश्वमेध यज्ञ, शर्मा से वर्मा, काकुस्थ वर्मा, शिखर शासक, सबसे शक्तिशाली, गुप्तों और वाकाटकों से वैवाहिक गठबंधन, कला संरक्षक, उपाधि कदम्ब कुल का आभूषण, रवि वर्मा, महान सेनानायक, राज्य का विस्तार नर्मदा तक किया, वाकाटकों और पल्लवों को चंद दंड का वध को हराया, धार्मिक रूप से सहिष्णु, बौद्ध संघ को दान दिया, 34 साल शासन किया। रानी दिवाबरासी, एक महिला रीजेंट शासक का उदाहरण। षष्ठदेव, बाद की गोवा कदम शाखा के संस्थापक, 960 ईस्वी। हाँ, ये कुछ प्रमुख नाम हैं जिन्हें उनकी मुख्य उपलब्धियों के साथ याद रखना चाहिए। कालिदास का संभावित संबंध काकुस्थ वर्मा से जोड़ा जाता है, ये भी एक पॉइंट है। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये थी कदम्ब राजवंश पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा। हमने कोशिश की कि परीक्षा के नजरिए से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट रूप से सामने रखा जाए ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो। निश्चित रूप से कदम राजवंश का महत्व सिर्फ उनके शासनकाल तक सीमित नहीं है। कन्नड़ को प्रशासनिक भाषा का दर्जा देना, उनकी वो विशिष्ट कदम शिखर वाली वास्तुकला और उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति, ये सब दक्षिण भारत के इतिहास और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण पड़ाव थे। वे एक तरह से प्रारंभिक मध्ययुगीन कर्नाटक की नींव रखने वाले राजवंशों में से थे। और श्रोताओं के लिए आज का विचारणीय प्रश्न, कदम्बों का उदय एक ब्राह्मण पृष्ठभूमि से योद्धा राजाओं के रूप में हुआ। उन्होंने पल्लवों जैसी स्थापित परंपरागत रूप से क्षत्रिय मानी जाने वाली शक्तियों को चुनौती दी और हराया भी। ये घटना प्राचीन भारत में सामाजिक गतिशीलता, यानी समाज में अपनी स्थिति बदलने की संभावना और पारंपरिक वर्ण व्यवस्था की कथित कठोरता या लचीलेपन के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है, इस पर विचार कीजिएगा। और हाँ, अगर आप संपूर्ण भारतीय इतिहास और भारतीय राजनीति को इसी तरह विस्तार से कवर करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। आपको वहां परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत सारी उपयोगी जानकारी मिलेगी, जिससे आपका ज्ञान निश्चित रूप से समृद्ध होगा। अगर आपको आज की ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रस्तुति को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप आगे किन विषयों पर ऐसी ही गहराई से चर्चा सुनना चाहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहें और ज्ञान प्राप्त करते रहें।